हाय। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस क्या होता है, मतलब इसको हिंदी में भूतकाल बोलते हैं। जब हम कोई समय कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो वो वर्तमान काल होता है, लेकिन हो सकता है हम कल जैसे स्कूल गए थे तो जो भी समय समय बीत जाता है, जो भी क्रिया हो चुकी होती है तो उसको पास्ट टेंस का सेंटेंस बोलते हैं। जो समय बीत जाता है उसको हम भूतकाल बोलते हैं। जैसे पहले भूतकाल में सबसे पहला टेंस क्या रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चार टेंस है: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हम बारी बारी सबको पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होने के बाद ही पास्ट टेंस देखना, अदरवाइज हो सकता है समझने में प्रॉब्लम होगी। तो हम बारी बारी देखते हैं इसको। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में आया, गया, लिया, खाया इत्यादि का उल्लेख किया गया हो, अथवा जिस हिंदी वाक्य को पढ़कर लगे कि कार्य खत्म हो चुका है, ऐसा हिंदी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का माना जाता है। मतलब कार्य खत्म हो चुका है, मतलब कंटिन्यूस, पास्ट में भी कंटिन्यूस नहीं था, मतलब भूतकाल में भी कार्यरत नहीं था, कार्य लगातार नहीं था। जैसे राम अपना होमवर्क कर रहा था, ये क्या है? कार्यरत था। एक सेंटेंस था, लेकिन इसमें लंबी प्रक्रिया थी। होमवर्क करना बहुत लंबे समय का काम है, तो कर रहा था ऐसा आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में नहीं आएगा। बस एक छोटा सा पर्टिकुलर टाइम लेंगे। जैसे राम ने अपना होमवर्क कर लिया है ना, तो एक छोटे से टाइम इंटरवल की बात हम कर रहे हैं कि उस टाइम में उसने अपना होमवर्क कर लिया है। जब हम बोल रहे हैं तो उसका होमवर्क जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। तो मतलब जो भी जिस वाक्य को ऐसे पढ़ के लगता है कि वो सेंटेंस ख़त्म हो चुका है, वो कार्य ख़त्म हो चुका है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। सेम क्या दिया हुआ है? इंग्लिश में ये लिखा है, द हिंदी सेंटेंस दोज एंड्स मेंशंस आया, गया, लिया, दिया, गया, खाया, पिया, जो भी एट्सेट्रा, और बाय रीडिंग विच इट फील्स दैट द एक्शन इज कंप्लीट, सच अ हिंदी सेंटेंस इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यही जो हिंदी में लिखा हुआ है इसी को इंग्लिश में लिखा गया है ना। तो इसको पढ़ के, इसको पढ़ना, तब इसको ये क्या क्या लिखा है तुमको जल्दी समझ में आएगा। इसको पढ़ने से एक फ़ायदा ये भी होगा कि इसको पढ़ने से तुमको थोड़ी बहुत हिंदी समझ में आने लगेगी, कि जो लिखा है इंग्लिश में उसकी हिंदी समझ में आने लगेगी। तो जब तुम इंग्लिश का बुक पढ़ोगे ना तो तुमको उसमें उसका हिंदी मतलब क्या होता है ये भी समझ में आने लगेगा। क्योंकि अगर एक बार हिंदी मतलब आ गया समझ में तो तुमको जल्दी याद हो जाएगा कुछ चीज़, और फिर तुमको हिंदी में आंसर भी पता होगा, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो टेंस के थ्रू, उसके बाद लिख दो एग्ज़ाम में आंसर। ओके, तो इसका हम देखते हैं। राम ने अपना होमवर्क कर लिया है, ये मैं बाज़ार से वापस आ गया, कल रात मैंने मूवी देखा। ये मतलब तीनों को पढ़ के ऐसा लग रहा है काम को कंप्लीट किया जा चुका है, कार्य कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ही कार्य समाप्त हो चुका है तो हम उसको कैटेगरी में, किसी कैटेगरी में रखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या है, हिंदी से इंग्लिश बनाने के नियम क्या होते हैं, पढ़ते हैं उसको बारी बारी। पहला क्या है? स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। स्ट्रक्चर से क्या होता है, तुमको हर एक चीज़ याद रहेगा, कौन से ऑप्शन को कौन से सेंटेंस में सबसे पहले क्या पकड़ना है। स्ट्रक्चर से हमें ये क्लियर हो जाता है। तो देखो, पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है कि जिसमें अफर्मेटिव में, केवल अफर्मेटिव ना कि नेगेटिव में, केवल अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगता है वर्ब का। बाकी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगता है, बाकी सारी जगह फर्स्ट फॉर्म लगता है। याद रखना। जैसे मंथ में भी फरवरी में 28 दिन होता है और बाकी सब में 30 और 31 होता है। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में केवल सेकंड फॉर्म लगता है अफर्मेटिव में, और बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म, एक्सेप्ट परफेक्ट टेंस। किसी का भी परफेक्ट टेंस होगा उसमें थर्ड फॉर्म लगेगा। तो इसको बनाते हैं अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग।
प्लस फुल स्टॉप। ऐसे क्या बनाएंगे इसका नेगेटिव का। नेगेटिव में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म तो लग गया, लेकिन नेगेटिव में सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। उसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग प्लस फुल स्टॉप। अब ये फर्स्ट फॉर्म जो अफर्मेटिव है इसका पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि ये, अब हो सकता है इसमें भी कहीं कहीं तुमको अगर सेम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, सेम इसी लाइन को फॉलो करोगे तो उसमें सेकंड फॉर्म लगेगा, लेकिन कई जगह ऐसा भी है जहाँ सेकंड फॉर्म नहीं लगता। वो बताता हूँ कहाँ पर नहीं लगता। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा, रिमेनिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सेम ये पढ़ चुके हो, कोई अलग से बताने वाली बात है नहीं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग जो छूटा छटका है उसको भी लिखना है और क्वेश्चन मार्क। लेकिन इन सब में हमको एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पे तो सब लोग पढ़ाते ही हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। एक्स्ट्रा कैसे पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे अंदर और स्टार्टिंग में क्या जोड़ देंगे, क्वेश्चन मेकिंग वर्ड। क्वेश्चन मेकिंग वर्ड क्या हो जाता है कि बता चुका हूँ, बार बार नहीं बता रहा मैं, इसको लिख लो कॉपी में, ये लिखा होना चाहिए, अदरवाइज भूल जाओगे और एक बार भूल जाओगे फिर वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा और टाइम ख़राब होगा, इसलिए पहले ही लिख लो। ओके, अब बस इसमें क्या है, पहचानना है हमको कि सेंटेंस को हमको पहचानना है, केवल कौन सा सेंटेंस है। जैसे हम प्रेजेंट में पढ़े थे कि उसमें आता है जाता है, मतलब कंटिन्यू जाता है लेकिन वो प्रेजेंट की बात कर रहा है ना। जैसे हम कोई टाइम लिमिट लेते हैं, ये हो गया, यहाँ बज रहा है 9 बज रहा है और यहाँ बज रहा है 9:01, है ना। कोई इंसान है 9 बजे अपने घर पे है, वो 9 बजे के 1 मिनट में घर के चौखट के पास है, तो ये मतलब अपने घर के चौखट के पास है। इस चौखट के पहले जो होता है वो घर का अंदर होता है, इस चौखट के बाहर घर के बाहर होता है। ऐसे ही सेम सेंटेंस में होता है कि हम अगर बोलते हैं कोई इंसान है वो बाहर गया, है ना, जब बाहर गया वो जा रहा है ऐसा बोलते हैं, वो प्रेजेंट में आता है, और जैसे ही वो घर के बाहर चला गया तो हम उसको भूतकाल मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो घर से जा चुका है बाहर। ऐसे ही, और इसके जस्ट 9:01 के पहले ही बात हो रही है कि वो जाने वाला है, तो जा रहा है करके, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आएगा, क्योंकि वो जा रहा है, जैसे ही वो गया तो हम बोलेंगे गया, वो बाहर गया, तो वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। ये याद रखना है, थोड़ा समझना बस है, सेंटेंस को पहचानना बस है कि कौन से टेंस का है, बात है, बाकी सब आसान है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल गिवन, तुमने, देखो अफर्मेटिव शुरुआत नहीं कर रहा हूँ, कहीं से भी उठा लो, हमको पहचानना बस है कौन सा सेंटेंस है। तुमने मेरी पुस्तक सानवी को क्यों दिया। देखो ऐसे बोला ना, जिसमें आया गया लिया दिया ऐसा कुछ वाक्य आता हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का माना जाएगा। देखो आया गया दिया लिया ये सब ऐसा कुछ आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हम इसको पढ़ते ही सही समझ में आ जाएगा कि तुमने मेरी पुस्तक सानवी को क्यों दिया,
मतलब उसने पुस्तक दे दिया है, यानी कि वो भूतकाल में जा चुका है। तो हमको उससे समझ में आता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमको उसका स्ट्रक्चर लगा के बनाना है। अब देखो थर्ड वाला लगेगा, क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन मेकिंग वर्ड यहाँ पे क्या है? क्यों। अगर ऐसा होता कि क्या तुमने मेरी पुस्तक सानवी को दिया, तो उस केस में क्या करते हैं, हम केवल यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ से मतलब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे ये बोला जा रहा है कि तुमने मेरी पुस्तक सानवी को क्यों दिया, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो मतलब वो क्वेश्चन कर रहा है क्यों दिया तुमने। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्वेश्चन मेकिंग वर्ड तो आएगा। तो क्वेश्चन मेकिंग वर्ड क्या है? क्यों। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। वाई फिर सब वाई और फिर डिड है तो डिड लगा देंगे। वाई डिड, सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन कर रहा है, किसने पुस्तक दिया, यहाँ पे तुमने लिखा है ना, तुमने पुस्तक दिया, तो तुमने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू। वाई डिड यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे क्रिया क्या है? पुस्तक देना, मतलब देना क्रिया है, क्या देना? पुस्तक। तो पुस्तक क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वाई डिड यू गिव, अब गिव देना तो क्रिया हो गया, क्या देना? मेरी पुस्तक। मेरी पुस्तक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माई बुक। गिव माई बुक। अब क्या आता है? रिमेनिंग। तो रिमेनिंग में प्रीपोजिशन लगाएंगे टू, क्योंकि अगर एक स्थान से दूसरे स्थान की बात होती है तो हमेशा टू लगाते हैं। तो पुस्तक जो है एक स्थान यानी कि मेरे पास थी, और दूसरे स्थान मतलब जिसको दी गई है उसके पास चली गई है, तो इन दोनों के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पुस्तक ट्रैवल की है, तो वहाँ पे टू लगाएंगे। माई बुक टू सानवी। अब मुझे नहीं पता है सानवी बुक का कर क्या रही है, लेकिन दिया तो गया है। ओके, दूसरा एग्जाम्पल, मैंने कल, मैंने नहीं, गलत हो जाएगा, तुमने कल क्यों नहीं नहाया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट में आता है। क्यों? क्योंकि ये कार्य का क्रिया हो चुकी है, कल की बात हो रही है। तुमने कल क्यों नहीं नहाया, मैं बताया था ना, आया गया दिया लिया, ऐसा ये लास्ट में या आ रहा है, तो मतलब हम ऐसे समझ जाते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। या फिर ऐसे कोई हिंदी वाक्य ऐसा भी होता है जिसमें आता है कि ता था, ती थी, ते थे, ऐसा कुछ आ रहा है तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का माना जाएगा। प्रेजेंट में क्या था? ता है, ती है, ते हैं, इसमें ता था, ती थी, ते थे। और फ्यूचर में आ जाएगा ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ऐसा कुछ आएगा फ्यूचर में। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तुमने कल क्यों नहीं नहाया, तो क्यों क्वेश्चन मेकिंग वर्ड है, तो हम लिख देंगे स्टार्टिंग में वाई, फिर थर्ड में देखो डिड, फिर थर्ड नहीं फोर्थ वाला लगेगा, वाई डिड, सब्जेक्ट क्या है? यू, कौन नहीं नहा रहा है? तुम नहीं नहा रहे हो ना, तो यू हो जाएगा क्रिया, क्योंकि तुम ही कर रहे हो। नॉट लगेगा, नेगेटिव है तो नॉट भी लगेगा इसमें। वाई डिड यू नॉट, क्रिया क्या है इसमें? नहाना। नहाना को क्या बोलते हैं? बाथ, BATH, बाथ। और कब नहीं नहाया? कल नहीं नहाया, तो ऑब्जेक्ट तो इसमें कुछ है नहीं, तो रिमेनिंग में यस्टरडे आ जाएगा। वाई डिड यू नॉट बाथ यस्टरडे, ये आ जाएगा। अब उसके बाद इच्छा, ये सब तो मैं बना रहा हूँ, देखो इसको मैं बना रहा हूँ, एक सेंटेंस है, तुमने मेरी पुस्तक सानवी को क्यों दिया। तुम इसमें क्या बनाओगे? इसका पहला सेंटेंस, तुमने मेरी पुस्तक सानवी को दिया, फिर तुमने मेरी पुस्तक सानवी को नहीं दिया, फिर क्या तुमने मेरी पुस्तक सानवी को दिया, फिर तुमने मेरी पुस्तक सानवी को क्यों दिया, फिर तुमने मेरी पुस्तक सानवी को क्यों नहीं दिया। 5 सेंटेंस बनाना है तुमको, प्रैक्टिस तुम्हारी भी हो जाएगी। सेम इसको भी ऐसे ही 5 सेंटेंस बनाना है ना। प्रैक्टिस कर लेना, कि प्रैक्टिस करने के लिए ही तो बनाना है सेंटेंस, और किसी के लिए नहीं बनाना है। अब इसके अलावा कौन सा एग्जाम्पल लें?
आज सूर्य सुबह 4 बजे निकला। अब इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट वाला क्या बोलेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सूर्य है, तो सूर्य को लिख देंगे। हाँ, आज को लास्ट में लिखो चाहे पहले लिखो, तुम्हारे ऊपर है। हम पहले लिखेंगे द सन। आर्टिकल पढ़े हो ना, द क्यों लगेगा? द सन। फिर उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? राइज मतलब उगना होता है, राइज। इसका सेकंड फॉर्म रोज हो जाएगा, है ना? सेकंड फॉर्म रोज होता है। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? राइजन। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकंड फॉर्म, ये हो गया थर्ड फॉर्म। तो हमको सेकंड फॉर्म लेना है, तो हम क्या लिख देंगे? रोज। द सन रोज। अब क्या लिखना है? रिमेनिंग। ऑब्जेक्ट तो हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें है क्या? राइज हो गया, निकलना। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, बाकी रिमेनिंग लिख देंगे। रिमेनिंग में क्या आ जाएगा? एट। जब भी टाइम की बात होगी हमेशा एट लगेगा, ये लिखते जाना। जब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की बात हो तो प्रीपोजिशन टू लगता है। जब सुबह शाम दिन रात ऐसा कुछ बात होता है तो जो प्रीपोजिशन होता है वो एट लगता है ना? एट मॉर्निंग 4 o'clock, या फिर 4 AM लिख दो, है ना? लास्ट में तुमको टुडे लिखना है तो लिखो, नहीं तो यहाँ टुडे ना लिख करके टुडे स्टार्टिंग में लिख सकते हो और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। टुडे कहीं भी लिख दो, तुम्हारे ऊपर है। और यहाँ फुल स्टॉप। इसका भी 5 सेंटेंस बनाना है, जैसा कि इन तीनों में बनाना है 5 सेंटेंस, ऐसे ही तीसरा का भी बनाना है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस में चलते हैं, क्योंकि बस हमको पता बस करना है कि कौन सा टेंस का है। अगर एक बार हम उसको पता कर लिए तो फिर उसके बाद सब कुछ आसान है। स्ट्रक्चर दे ही रखा है, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो बस तुमको यही बस बनाना है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का यूज कैसे करेंगे, है ना? हाँ, उसके चौथा सेंटेंस लेते हैं। तुम्हारे पिताजी तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मारा, है ना? मतलब लात खा चुका है, उसके बाद बता रहा है कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मारा, मतलब ये मार खा चुका है ना? अब इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है तो ये वाला लगेगा, और इसको लगाने का सबसे सरल तरीका सब्जेक्ट लगो। सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट कौन है? कर्ता कौन कर रहा है? तुम्हारे पिताजी। मतलब तुम्हारे पिताजी तो मार रहे हैं, जो क्रिया है वो मारना है। कौन मार रहा है? वो कर्ता होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तुम्हारे पिताजी मतलब योर फादर। योर फादर। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या? बीट का मतलब मारना, बीट, बीट, बीटन। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तुमको सेकंड वाला चाहिए, क्या हो जाएगा? बीट। बीट मतलब मारना, है ना? थर्ड वाला क्या है? ऑब्जेक्ट। किस मारना क्या है? क्रिया। किसको मारना? तुमको। बीट यू, है ना? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मारा। योर फादर बीट यू। यस मत लगा देना, नहीं तो प्रेजेंट में पहुंच जाओगे। यस नहीं लगाना है ना? अब इसको इसका भी 4 सेंटेंस बनाना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये प्रैक्टिस के लिए बनाना है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बस बना लो, क्योंकि तुम्हारा ही प्रैक्टिस हो जाएगा। अब देखो,
हम क्या करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, इसमें एक चीज़ और है कि पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है सुनने में जब डिड लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको हमेशा लगाना है, जो स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो करो, जब बनने लगेगा तो अपने हिसाब से लगाते रहना, लेकिन अभी इस तरह से नहीं लगा सकते। इसमें कब लगाएंगे, किसी बात पर जोर देने के लिए हम पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग करते हैं। किसी बात पे जोर देने के लिए हम कैसे पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग करते हैं। सपोज करो कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि वह प्रतिदिन अवश्य पढ़ाई करता है। अवश्य पढ़ाई करता है मतलब हम उसकी बात पे जोर दे रहे हैं कि हाँ सच में वो पढ़ाई करता है ना। करता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अगर हम जोर दे रहे हैं किसी बात पे तो हम वहाँ पे डिड लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वह प्रतिदिन अवश्य पढ़ाई करता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कुछ नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वहाँ वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वहाँ पे, और ये एक केवल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब पिछला इसी तरह रहेगा। जो ये तीनों है ना केवल इसी तरह रहेगा, बाकी सिर्फ पॉजिटिव की बात हो रही है। ये पॉजिटिव में अगर डिड लगाना हो तो लगाओ, नहीं लगाना नहीं लगाओ, लेकिन अगर डिड लगा दोगे तो ऐसा लगेगा तुम इम्फेस कर रही हो कि वो सच में ऐसा होता है, तुम जोर दे रहे हो उसके बात पे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना सा ही अंतर है, प्लस रिमेनिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। जो यहाँ पे इन दोनों की जगह पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते थे पॉजिटिव में, अब क्या करोगे डिड लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे और कोई अंतर नहीं है, बाकी सब सेम है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ही, करता है ना, करती, अगर ये होता तो यहाँ पे सी आ जाता, लेकिन ये ऊपर वाला नहीं है तो यहाँ पे ही आएगा। ही डिड, क्या पढ़ाई करना, क्या होता है पढ़ाई करना का इंग्लिश, स्टडी। ही डिड स्टडी डेली। अब देखो इसमें क्या होता है, वह प्रतिदिन अवश्य संस्कृत की पढ़ाई करता है, तो स्टडी के बाद हम क्या करते हैं, स्टडी संस्कृत ऐसा लिख देते हैं, संस्कृत। लेकिन यहाँ पे कोई संस्कृत या कोई सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा है, ना कुछ वेद गीता पुराण ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, तो क्या पढ़ रहा है ये शो नहीं कर रहा है, तो अब मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को हमको छोड़ के रिमेनिंग में चले जाना है, डेली लिख देंगे, प्रतिदिन को डेली। ही डिड स्टडी डेली, है ना। लेकिन इसमें ये एक सेकेंड, करता है नहीं, यहाँ पे करती थी, करता था, वह प्रतिदिन अवश्य पढ़ाई करता था, सॉरी मैं प्रेजेंट में चला गया, वह प्रतिदिन अवश्य पढ़ाई करता था, इसका हो जाएगा ही डिड स्टडी डेली। इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, अगर डू या डज लगा होता इसमें या फिर ना लगा तो सिर्फ स्टडी लिखा होता तो ये प्रेजेंट में आया था। लेकिन ये पहचानने का सिर्फ तरीका यही है कि अगर तुमको पता होगा कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है तो तुमको पता हो जाएगा कि अंत भी कहाँ होना है। अब उसके बाद दूसरा सेंटेंस अगर देखें तो इसी के रिलेटेड कि वह अपने समय का पक्का है, वह ज़रूर जाएगा जिम, वह ज़रूर खेलने जाता है, तो मतलब जोर दे रहे हैं ना, तो ज़रूर का मतलब ज़रूरी है, मतलब कंपलसरी है, तो उसको लगा दो। जैसे यहाँ पे डेली लगा रहे हैं तो कंपलसरी लगा दो, बाकी सब सेम रहता है। जैसे वह क्रिकेट
खेलने ज़रूर जाता था। अब इसको चारों बनाना है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, ही डिड, खेलना क्या होता है, प्ले, ही डिड प्ले, एक सेकंड, खेलने जाना, जाना होता है ना क्रिया, खेलना नहीं, जाना है क्रिया, क्योंकि खेलने जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, खेलने जा रहा है, तो यहाँ पे जाना क्रिया हो जाएगी। तो ही डिड गो। अब जब कहीं एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब ये घर से दूसरे स्थान जब फील्ड जा रहा है, तो मतलब जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान की बात आती है तो टू लगाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा टू। अब कहाँ पे जाता है, ग्राउंड में, है ना, खींच ले जाता है, खेलने, क्रिकेट खेलने जाता है, तो गो टू क्या करने जाता है, खेलने जाता है, तो गो टू प्ले, ही डिड गो टू प्ले क्रिकेट। श्योरली, कंपल्सरली, ऐसा कुछ भी लिख दो, क्योंकि ज़रूर हमने ये चीज़ नोट वो किया ना, मेंशन किया। तो फिर से देख लो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, डिड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना है तो जाना को इंग्लिश में गो बोलेंगे। गो, जब भी एक स्थान से दूसरे स्थान की बात आती है तो वहाँ टू लगता है। किस लिए जा रहा है, खेल गया है, किस लिए गया है, खेलने गया है, तो खेलने प्ले हो जाएगा। अगर ये देखना कि अगर हमको, हमारे पास क्रिया क्या होती, वर्ब क्या होता, क्रिया खेलना, तो खेलना मतलब क्या, खेलना, क्रिकेट खेलना, तो ये हो जाता वर्ब और ये हो जाता ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारे पास दो वर्ब हैं, और जब भी हमारे पास दो क्रिया आती हैं तो हम उसको देखते हैं जो कि पहले मतलब घटित होता है। जैसे खेलना, पहले जाना खेलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जाना, खेलने के लिए जाना ज़रूरी है, जब जाएगा नहीं तो खेलेगा क्या। तो जब भी कोई दो वर्ब हो तो उसको ये देखना है कि पहले कौन सा है, इम्पॉर्टेंट कौन सा है, किसके बिना दूसरा क्रिया नहीं हो सकता है, तो हम उसको क्रिया मान लेंगे, बाकी दूसरे को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ओके, ये हो गया। अब इसका प्रैक्टिस करना है बस, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है, बस बेसिक तो पहले ही पढ़ा दिया, जो पढ़ाने वाली चीज़ें हैं उसको पढ़ा दूंगा। इसमें बस तुमको पहचानना है कि कौन सा टेंस का है, कौन सा सेंटेंस कौन सा टेंस का है, अदरवाइज सब आसान है इसमें। ओके, नेक्स्ट वाला चलते हैं। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि का आता है, इत्यादि आता है, एक सेकंड इसको मिटाओ, इत्यादि का क्या होता है, इत्यादि आता है, वह हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का माना जाता है। तथा ऐसे वाक्यों को पढ़कर ऐसा लगता है कि क्रिया भूतकाल में निरंतर चल रही थी। निरंतर चल रही थी मतलब वो खेल रहा था, मतलब वो कल की बात भले ही हम कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम देख रहे थे वो खेल रहा था, है ना। तो क्रिया जो है वो निरंतर चल रही थी, मतलब खेल के खाली थोड़ी होगा, एक बॉलिंग खेल के खाली थोड़ी हो गया, वो लगातार खेल रहा था ना। उसके बाद ऐसा देख के ऐसा लगता है कि भूतकाल में क्रिया निरंतर चल रही थी। सेम यही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। द हिंदी सेंटेंस विच एंड्स विथ रहा था, रही थी, रहे थे एटसेट्रा आर कंसिडर्ड टू बी इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और रीडिंग सच सेंटेंसेस, देखो, तथा और ऐसे वाक्य को पढ़ के ऐसा लगता है, रीडिंग सच सेंटेंसेस गिव्स द इम्प्रेशन दैट, ऐसा लगता है कि क्रिया भूतकाल में निरंतर चल रही थी। एक्शन वॉज कंटिन्यूसली हैपनिंग इन द पास्ट। सेम बस जो है हिंदी में है वही चीज़ इंग्लिश में है, तो इसको पढ़ लो, समझ में आने लगेगा धीरे धीरे क्या लिखा है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, रीता नाच रही थी, मेरे बोलने के बाद भी वह नहीं पढ़ रहा था, है ना। एक बार बोला, फिर दो बार बोला, लगातार मैं आधे घंटे तक बोल रहा हूँ फिर भी नहीं पढ़ रहा है, तो वो निरंतर क्रिया चल रही है ना। क्या सुबह से बारिश हो रही थी, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे थे, तो ये सारा का सारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाता है। अब क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश बनाने के नियम देखते हैं, क्योंकि हमको समझ में तो आ गया कि कौन सा टेंस है, बस इतना ही समझना है, बाकी फिर स्ट्रक्चर काम करता है। हिंदी से एक चीज़ देखना, होमवर्क क्या है तुम्हारा, ये सारा का सारा तो करना ही है, तुमको ये भी करना है, ये तुमको खुद से करना है और व्हाट्सएप पे भेजना है ना, इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी। इसको इसी स्ट्रक्चर से सॉल्व करो और मेरे को व्हाट्सएप में भेजो। जैसे ये सॉल्व किया ना, ये सारा कुछ सॉल्व हुआ है, ऐसे ये भी हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इंग्लिश में।
अब मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड करना, क्योंकि अगर ये नहीं बनेगा तो फिर आगे का नहीं बनेगा, फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं बनेगा। हिंदी से इंग्लिश बनाने के नियम। इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पहले लिखेंगे, कुछ याद रखने वाली बातें हैं वो बता दूंगा अभी, पहले स्ट्रक्चर लिख लो। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर, वेयर नहीं वर पढ़ते हैं, वेयर इसको बोलते हैं, ये होता है वेयर, ये होता है वर, है ना, ये याद रखना। वाज या वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड प्लस फुल स्टॉप। सेम ऐसे इसका नेगेटिव कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड प्लस फुल स्टॉप। इतना समझ में आया। अब आप इंट्रोगेटिव या नेगेटिव खुद से लिख लोगे, बिल्कुल लिख लोगे, और नहीं बनेगा तो भी खुद ही लिखवा देता हूँ मैं, लेकिन खुद से लिखने का ट्राई करना। ये क्या हो जाएगा, वाज और वर्ब पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये तो सब ये वो चीज़ है जो कि सब करते हैं, तो अपने को थोड़ा अलग करना है कि सारा सेंटेंस एक बार में ही बुक हो जाए। तो स्टार्टिंग में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मेकिंग वर्ड जोड़ देंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन मेकिंग वर्ड प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। बताओ इसमें कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इसी को जस्ट इसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या रहता है, ये सब कुछ सीख लो, फिर इसके बाद मॉडल, फिर एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बस इतना अगर बनने लगेगा ना, फिर तुम्हारा इंग्लिश बुक जो है उसमें कैसे कैसे सॉल्व करते हो, क्या क्या याद कैसे याद करना है, सब कुछ बता दूंगा। जैसे पोस्टर बनाना होता है ना, और ग्रामर जो आता है वो तो इसी में से हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आता है, एक्टिव पैसिव भी आता है। उसके बाद कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना, निबंध कैसे लिखते हैं, निबंध हिंदी में याद कर लो, फिर उसको ऐसे टेंस के थ्रू इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, वैसे ही याद हो जाएगा। ज़्यादा कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा इसमें। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है कि हो सकता है हिंदी वाक्य जो है पास्ट में भूतकाल में लगातार आ सकता है, लेकिन ये कहीं दे रहा है कि 4 दिन से खाना नहीं खा रहा था या 3 दिन से खाना नहीं खा रहा था, फरवरी से खाना नहीं खा रहा था, ऐसा कुछ अगर एक निश्चित या अनिश्चित टाइम अगर दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। कंटिन्यूअस में निश्चित या अनिश्चित कोई भी टाइम मेंशन नहीं किया जाएगा, है ना। टाइम मेंशन है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आ जाएगा, पीपीसी का हो जाएगा वो। तो ये ध्यान रखना। अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे कि वाज कहाँ लगता है और वर्ब कहाँ लगता है। तो वाज लगाने के लिए थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। वाज लगाने के लिए सिंपल सा रूल क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आता है वो मैं पहले से लिखा चुका हूँ। थर्ड पर्सन में सिंगुलर सिंगल चीज़ है तो वहाँ पे
थर्ड पर्सन सिंगुलर या फिर चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, अब गाड़ी घोड़ा या फिर कुछ और आ जाए तो भी हम वाज ही लगाएंगे। कार है, जैसे कार सपोज करो कार आ गया तो वहाँ भी वाज हम लगाएंगे, कार वाज, कार वर नहीं लगाएंगे, है ना, इतना ध्यान रखना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या क्या आता है समझा चुका हूँ। थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो वाज लगेगा, बाकी सब में वर लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड ये दे है ना, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसके आगे वर लगेगा ना कि वाज लगेगा। दे की जगह पे थर्ड पर्सन ही होता तो वहाँ पे ना वर ना लग के वाज लग जाता, है ना, ये याद रखना। अब उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी का पेपर था क्या, टेस्ट था, तुम्हारा टेस्ट था ना, चलो तुम्हारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम कल टेस्ट दे रही थी, देखो रहा था रही थी में रही थी आ गई ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तुम कल परीक्षा दे रही थी, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहला वाला ये वाला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में टेस्ट कौन दे रहा है, तुम, तो कर्ता भी तुम ही हुई, तो कर्ता हो गया तुम, यू थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ क्या लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो नहीं है ना यू, इसका मतलब वर लगेगा, तो यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव, आईएनजी लगाने का तुमको पता है आईएनजी लगाने का रूल क्या होता है, तो गिविंग कैसा हो जाएगा, अगर कहीं पहले वॉवेल है उसके पहले एक व्यंजन है तो क्या करते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है ना कि यहाँ पे दे रही थी ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन परीक्षा दे रही थी, यहाँ पे क्या होता है कि चलो ठीक है गिविंग ही लगा दो, तुम पहले, यहाँ पे टेकिंग एग्जाम होता है, लेकिन हम जब देना मतलब गिव का मतलब देना होता है, तो हम पहले वो लगा देते हैं कि ई को हटाएंगे और आईएनजी जोड़ देंगे, आईएनजी लगाने के नियम में ये बताया था, यू वर गिविंग एग्ज़ाम, कल की बात हो रही है तो यहाँ पे यस्टरडे लगा देंगे, रिमेनिंग में यस्टरडे हो जाएगा। अब इसमें ऐसा है कि समझाने जैसा कुछ है ही नहीं, कि बस स्ट्रक्चर को देखो, तुमको वो पता है कि ये सब्जेक्ट हो गया, यू सब्जेक्ट, वाज वर में वर लग जाएगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तब बस वाज लगता, बाकी सब में वर लगेगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव हो गया, आईएनजी, गिव में ऐसे बहुत लोग लगा देते हैं गिव आईएनजी, ऐसा कभी नहीं होता, हम आईएनजी लगाने का नियम देखे हैं ऊपर प्रेजेंट टेंस में, तो वही नियम यहाँ भी फॉलो होगा, आई को हटा करके आईएनजी जोड़ देंगे, गिविंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या दे रही थी, एग्ज़ाम दे रही थी, तो एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद रिमेनिंग में क्या है, यस्टरडे, बस इतनी सी बात है। समझ में आई बात। अब इसका चारों सेंटेंस बनाना है, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सब कुछ बनाना है। जैसे कल बाहर सुबह बारिश हो रही थी, है ना, बाहर सुबह बारिश हो रही थी, इसमें क्या है, बाहर सुबह बारिश हो रही थी मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, लेकिन अगर ऐसा लिखा होता बाहर सुबह से, अरे यहाँ नहीं, यहाँ लिखा होगा बाहर सुबह से बारिश हो रही थी, तो फिर ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का नहीं रह जाएगा, ये
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लगातार सुबह से बारिश हो रही थी, निश्चित समय का वो यहाँ पे उल्लेख कर दिया। हम निश्चित समय नहीं लिख रहे हैं, सुबह बारिश हो रही थी, तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूस में ही लगाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट हो, जब भी बारिश की बात आती है तो सब्जेक्ट उसमें नहीं होता है, तो हम सब्जेक्ट की जगह पे इट लगा देते हैं, इट। अब इट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि ना मैं हूँ ना जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो है, इट कुछ और ही है, थर्ड चीज़ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। तो इट वाज, इट वाज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, रैन, है ना। उसके बाद आईएनजी क्या हो गया, आईएनजी हो गया, तो रैनिंग हो गया, रैनिंग, यही है ना, रैनिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रैनिंग हो रही थी और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर बाकी जो रिमेनिंग बचा उसको लगा देंगे। इट वॉज रैनिंग आउटसाइड, आउटसाइड एट मॉर्निंग, ये सब रिमेनिंग है। तो बस यही बस लगाना है। देखो, इट सब्जेक्ट, वाज वेयर वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, रिमेनिंग है, तो आउटसाइड एट मॉर्निंग, यही सब लगा देंगे। और आउटसाइड को अगर तुम ऑब्जेक्ट मानना चाहो तो वो भी मान सकते हो, क्योंकि उससे कोई वर्ड का, उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलेगा। देखो, एक मैं इसमें से बता देता हूँ, अब सोचो भी तो कितना ही सोचो कौन सा सेंटेंस, बस दिया, सब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर यही रहेगा, सेंटेंस तुमको पहचानना बस है कि कौन सा टेंस का है, बाकी यही स्ट्रक्चर लगा दो, कुछ नहीं होगा बाकी। जैसे सपोज करो, क्या सुबह से बारिश हो रही थी, क्या सुबह बारिश हो रही थी, ये सेंटेंस लगाया, बाहर सुबह बारिश हो रही थी। अगर इसी का तुम ये बोलो कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे थे, एक सेंटेंस इसका बना देता हूँ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे थे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि चौथा वाला सॉल्व करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा क्वेश्चन मेकिंग यानी कि क्यों, तो लिख देंगे हम वाई के साथ सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो मतलब ये सेकंड पर्सन मतलब वहाँ पे वर्ब लगेगा, ना कि वाज, थर्ड पर्सन सिंगुलर बस में वाज लगेगा। तो वाई, वाज, यू, सब्जेक्ट यू है और नॉट लग जाएगा क्योंकि नेगेटिव भी है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, खाना, वर्ब क्या है, खाना, तो खाना को क्या बोलेंगे, ईट, ठीक। आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी में क्या हो जाएगा, ईटिंग, तुम खाना, आईएनजी तक हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं खा रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, मतलब खाना तो वर्ब हो गया, तो वर्ब हम लगा दिए ईट, क्या नहीं खा रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, तो खाना ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड, है ना। करता क्या है, उसका फोकस काहे में है, खाने में है। वाई, वाज, वाई, अच्छा वॉच लगा दिया यार, सॉरी वर लगाना, वाई वर यू नॉट ईटिंग फूड, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे थे। देखो, इतना आसान है क्वेश्चन, सॉल्व करना चाहो सब सॉल्व हो जाएगा, और इसको पढ़ते रहो तो सब बन भी जाएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसी को, पास्ट को एक ही वीडियो में कर लूँ, कंप्लीट कर दूँ, दोबारा नहीं, दूसरा वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा खींचूँगा प्रैक्टिस कराते कराते तो फिर लंबी हो जाएगी वीडियो, तुमको खुद भी देखने का मन नहीं करेगा। लेकिन अच्छा होगा ये पूरा का पूरा, ये जितना भी है सब तुम सॉल्व कर लेना, जो क्वेश्चन में ना बने या फिर प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना व्हाट्सएप पे, मैं समझा दूँगा। इसको लेकर चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस किसको बोलते हैं, यदि भूतकाल के एक वाक्य में भूतकाल की दो गतिविधियों की बात हो रही हो, या हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आए, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का माना जाएगा। सेम यही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, तो इसको बस देख लो। इफ़ ए सेंटेंस इन द पास्ट टेंस टॉक अबाउट टू एक्टिविटीज़, हमेशा दो गतिविधियों की बात होगी। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले
ट्रेन छूट चुकी थी। मतलब देखो एक वाक्य इसका ये है, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन छूट चुकी थी। मतलब दो गतिविधि हो रही है, एक स्टेशन जा रहा है और ट्रेन भी छूट रही है। इसमें मेरे खाना खाने के पहले फिल्म शुरू हो चुकी थी। दो गतिविधि हो रही है, ये खाना भी खा रहा है और फिल्म भी हो रही है। तो दो गतिविधियों की जहाँ भी बात आती है पास्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का मानते हैं। देखो ये लिखा भी है, दो गतिविधियों की बात हो रही है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, दो गतिविधियों की बात हो, है ना, या तो फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसा कुछ आता है तो क्या हो जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस का माना जाएगा। एमपी इसको सॉल्व करने का रूल क्या है, दोनों क्रिया भूतकाल में ही घटित होती हुई है। ऐसे वाक्यों में एक घटना पहले घटित होती है, हुई है, तथा दूसरी घटना पहली घटना के बाद घटित होती है। तो पहले घटित होने वाली घटना को हम पास्ट परफेक्ट टेंस से सॉल्व के द्वारा ट्रांसलेट करेंगे, है ना। पहले घटित हुई वाली घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस के द्वारा ट्रांसलेट करेंगे, तथा बाद में घटित होने वाली घटना को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सॉल्व करेंगे। मतलब सिंपल है कि इन दोनों घटनाओं में से जो पहले घटित हुई है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है, और जो बाद में घटित हुई है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है ना। अब चलो सॉल्व करते हैं, इन्हीं दो क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और बाकी फिर उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी को कॉपी करते हैं। देखो इसमें क्या है, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन छूट चुकी थी, यानी पहले कौन सी घटित हुई है, पहले घटित घटना, थोड़ा सही से लिखो, पहले घटित हुई घटना क्या है, पहले ट्रेन छूटी है ना, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन छूट चुकी थी, तो ट्रेन का छूटना है, ट्रेन का छूटना, है ना। तो हम ट्रेन के छूटने को काहे से सॉल्व करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार। तो इंग्लिश से हिंदी बनाने का इसका नियम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग प्लस फुल स्टॉप। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग प्लस फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा, हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन सब लोग यहाँ तक तो करते ही हैं, तो हम थोड़ा एडवांस करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन मेकिंग वर्ड जोड़ेंगे, क्वेश्चन मेकिंग वर्ड, ये ध्यान रखना है बस, इतना सा।
इसको से पहचानना सबसे आसान है। जब भी दो गतिविधि होती है ना तो हमेशा पास्ट परफेक्ट, पास्ट में दो गतिविधि हो रही है मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, हाँ अब इसको सॉल्व करते हैं। हेड एक ही मतलब हेल्पिंग वर्ब है तो कहीं ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन छूट चुकी थी, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या उपाय लगाएंगे कि हम पहले कौन सा सेंटेंस सॉल्व करेंगे। पहले घटित हुई घटना को हम पास्ट परफेक्ट से सॉल्व करेंगे और उसको पहले ही करेंगे, मतलब ट्रेन छूट चुकी थी। दी ट्रेन, सब्जेक्ट क्या है, दी ट्रेन हैड, देखो सब्जेक्ट इज हैड, तो सब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन। ट्रेन नहीं लिखना, द ट्रेन लिखना क्योंकि आर्टिकल द जुड़ेगा इसमें। दी हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लीव का बताओ, द सेकंड फॉर्म लीव का क्या होता है, लीव यानी छूटना, और लेफ्ट सेकंड फॉर्म, लेफ्ट थर्ड फॉर्म, तो हम क्या थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट, है ना। द ट्रेन हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेफ्ट, क्या लेफ्ट कर दी थी, स्टेशन, तो लेफ्ट स्टेशन। दी स्टेशन भी लिख दो, मैं स्टेशन बस लिख रहा हूँ, मुझे पता नहीं है तुम क्या सोच रहे हो। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर। अब जो बाकी दूसरा वाला सेंटेंस है, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, तो इसको हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट से सॉल्व करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या था स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये था। तो बिफोर, अब इसमें मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, इसको हम सॉल्व करेंगे किससे, इस वाले से, पास्ट इंडेफिनिट से। तो बिफोर, सब्जेक्ट क्या है, आई, रीच यानी पहुंचना, तो रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड हो जाएगा, REACHED, रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड स्टेशन, स्टेशन लिख दो, समझ में आया। लेकिन स्टेशन हर जगह स्टेशन नहीं लिखेंगे हम, एक स्टेशन यहाँ मिटा देते हैं, बस इतना लिखना है, बस लिख देता हूँ। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई, सब्जेक्ट आई है, रीच्ड का वर्ब का सेकंड फॉर्म रीच्ड स्टेशन, है ना। बस इतना सा अंतर है, बाकी कुछ खास नहीं है, सब सेम है। तो मेरे पहले घटित हुई घटना क्या है, ट्रेन का छूटना, फिर दूसरे उसके बाद क्या हुआ, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले, मतलब स्टेशन में बाद में पहुंचा। सेम ऐसे ही इसको भी सॉल्व करना। मेरे खाना खाने के पहले फिल्म शुरू हो चुकी थी, इसको लगा दो, इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। बाकी चारों सेंटेंस तुम खुद से ही बनाना। इसमें पहले कौन सा किया हुआ है, फिल्म शुरू हो रहा है, तो फिल्म के शुरू होने को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव है, फिल्म का शुरू हुआ है, सबसे पहले घटित हुई घटना है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट से सॉल्व करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, फिल्म, द फिल्म हैड, देखो सब्जेक्ट हो गया द फिल्म हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, स्टार्टेड, वर्ब क्या है स्टार्ट, लेकिन थर्ड फॉर्म स्टार्टेड हो जाएगा, स्टार्टेड, या फिर तुम बिगिन भी लिख सकते हो, तो बिगन लिख लो, तो स्टार्ट हम लिख करके बिगन लिख देते हैं। बिगिनिंग में बिगिन मतलब स्टार्ट होना, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिगन। अब ये सब याद करने वाली बात है, ये सब मैं याद नहीं करवाऊँगा, तुमको खुद से याद करना पड़ेगा। गूगल सर्च करो, सब कुछ लिखो एक साथ और उसका थर्ड फॉर्म याद करो। द फिल्म हैज बिगन बिफोर, अब मेरे खाना खाने के पहले, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, पास्ट इंडेफिनिट से। पास्ट इंडेफिनिट क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो बिफोर सब्जेक्ट क्या है, आई, मेरे मतलब मैं हूँ, आई, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईट, ईटन, ऐसा कुछ होता है ना, आई ईट फूड, बिफोर आई ईट फूड, बस इतना सा बात है इसके अंदर।
अब इतना तो ये एक केस था, ऐसा तो नहीं है कि केवल पास्ट परफेक्ट टेंस यहीं पे ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक केस था। अब दूसरा केस कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पास्ट परफेक्ट, उसमें भी कुछ अन्य एग्जाम्पल हैं कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि वो पास्ट परफेक्ट है। तो अगर ऐसा कुछ लिखा है, मेरे बुलाने के पहले वह मेरे घर मेरे घर नहीं, वह अपने घर लौट आया था। यह है होमवर्क, तुमको करना है बेटी। सब चीज़ मैं नहीं करूँगा, तुमको भी करना है। अब क्या है, ये होमवर्क है तुम्हारा। अब मैं दूसरा टाइप का सेंटेंस इसमें मतलब ऐड कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने अपना काम पहले ही कंप्लीट कर लिया था, मैंने अपना गृह कार्य पहले ही ख़त्म कर लिया था। इसको भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसा लिखा मैंने अपना गृह कार्य पहले ही ख़त्म कर लिया, अगर ऐसा बोल रहा है कोई, तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले सकते हैं। लेकिन ये काम जो है वो कुछ समय पहले कर चुका है, तो हम उसको ऐसा कंसिडर करते हैं कि देखो सेंटेंस दोनों सही है, मीनिंग तुमको निकालना है। कोई इंग्लिश लिखा हुआ है तो उसका हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है। अगर पास्ट इंडेफिनिट के थ्रू, पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से अगर कोई सेंटेंस सॉल्व हुआ है तो तुमको वो पढ़ के समझ में आ जाएगा कि काम पहले हो चुका है। अगर इसमें जो स्ट्रक्चर अभी इंग्लिश इसकी बनेगी, उसको भी पढ़ के तुमको ऐसा लगेगा काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक लैंग्वेज है, अपनी बात को हम कैसे समझा सकते हैं, कन्वर्सेशन का माध्यम है, बस इतना ध्यान दें। अब ये मत सोचने लगना कि इसमें अगर लिया अगर ये इतना लिखा होता तो ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट से सॉल्व होता, लेकिन अभी ये पास्ट परफेक्ट से सॉल्व हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तुमको बस इंग्लिश में कन्वर्ट करना है टेंस को पहचान के, जिससे कन्वर्ट हो रहा है, तुम कर रहे हो कन्वर्ट, उसका सही मीनिंग निकल रहा है, मतलब वो सेंटेंस सही है ना। बस ये एक माध्यम है बात करने का, तो इतना बॉदर नहीं होना है इसको कि ये वाला उस सेंटेंस में आता था लेकिन इसमें आ गया। दोनों से सॉल्व हो सकता है, वो एक ही बात को कई तरह से बोल सकते हैं, लेकिन मतलब मीनिंग एक ही बात की सेम निकलती है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं रहती। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, सब्जेक्ट आई, फिर हैड में हैड, फिर उसके बाद क्या लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पहले ही ख़त्म कर लिया है ना, तो क्या होता है इसको कंप्लीटेड। लेकिन पहले ही ख़त्म कर लिया अगर ऐसा लिखा है तो ऑलरेडी कंप्लीटेड होता है। वर्ब क्या है, ऑलरेडी कंप्लीटेड। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कंप्लीट कर लिया, होमवर्क किसका, मेरा, माई होमवर्क। I had already completed my homework। बताओ कठिन था क्या, इसका मतलब ही लिखा है। अब इसको अगर हम उसमें पास्ट इंडेफिनिट से सॉल्व करें तो उसमें क्या हो जाएगा, आई ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क। देखो थर्ड फॉर्म ज़रूर लिखा है इसमें, लेकिन ये थर्ड फॉर्म हैड लगा है इसलिए थर्ड फॉर्म लगा है, इसलिए इसका मतलब भी वही निकल रहा है। लेकिन अब कंप्लीटेड का सेकंड फॉर्म भी वही होता है, कंप्लीटेड गलत हो गया, कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क। ये दोनों का दोनों को पढ़ के सेम मतलब निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। मैंने अपना गृह कार्य पहले ही ख़त्म कर लिया है,
तो मतलब हम किसके थ्रू सॉल्व कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, किस स्ट्रक्चर के थ्रू लगा रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस सेंटेंस हमारा सही होना चाहिए बस। तो इतना बॉदर नहीं होना है इन सब में, है ना। चलो ये भी हो गया। अब बाकी एग्जाम्पल भी जब तुम लोगे ना, मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, उसको तुम लोग लिख लेना, खुद से लिखना और व्हाट्सएप पे सेंड करना, है ना। क्योंकि ऑल अबाउट प्रैक्टिस है, ज़रूरी नहीं है कि इसको एक ही दिन में इस वीडियो को कंप्लीट करो। हो सकता है इस वीडियो को 2 दिन लग जाए कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं तो पहले से ही लिख के लाता हूँ, मैं पहले से ही लिखा हूँ, तो मुझे टाइम लग नहीं रहा है लिखने के लिए। और तुमको लिखना भी है तो तुम हो सकता है तुमको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि तुमको 5-6 दिन में कंप्लीट ही करना है पूरा का पूरा इंग्लिश। हो सकता है 1 महीने में कंप्लीट हो, 2 महीने में कंप्लीट हो, लेकिन 1 महीने में कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इंग्लिश किताब भी है, उसको भी तो पढ़ना है, बुक को भी तो रीड करना रहेगा ना। जो थोड़ी है कि इनको सिर्फ टेंस ही पढ़ना है, टेंस सिर्फ 5 नंबर का आएगा, लेकिन इससे जो तुम्हारे नंबर बनेंगे वो ज़्यादा होंगे। टेंस पढ़ लोगी, फिर इंग्लिश पढ़ लिए तुमने टेंस, अब तुम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख जाओगे, तो हिंदी में कहानी याद कर लो, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, ऐसे लिख लो, और जो जो आता है फ्रेज क्लॉज ये सब इसी में से ही बनेगा। जब ये बनेगा तभी वो सब बनेगा, है ना। जैसे अब मैं तुमको एक देता हूँ एग्जांपल। हमने टिकट पहले ही बुक कर लिए थे। इसको बनाना है, चारों सेंटेंस बनाना है इसका, 1-2 नहीं। और इसमें कुछ और रूल होते हैं तो वो भी बता देता हूँ। हमने पहले कभी बाघ नहीं देखा था, है ना। और ये तीनों सेंटेंस है, इसका चारों सेंटेंस बनाना है। मतलब ये वाला बनाना है पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सेम ऐसे ही तीनों का बनाना है। तो 12 सेंटेंस हो जाएंगे, तो काफ़ी इतना होमवर्क काफ़ी है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, पास्ट को भी ख़त्म कर देते हैं, लगे हाथ। पास्ट में परफेक्ट टेंस में भी कुछ नहीं है, बस वही सब चिकल्लस है कि जो तुमने पास्ट कंटिन्यूस में पढ़ा, बस इसमें निश्चित और अनिश्चित काल का जिक्र हो जाता है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है और कुछ भी नहीं है। जैसे मैं जबलपुर में रह रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। मैं 4 साल से जबलपुर में रह रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये सब पहले ही समझा चुका हूँ, तो इसको बार बार समझाने की ज़रूरत है नहीं। बस तुमको समझ जाना है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो भी एग्जाम्पल है सब इसमें वैलिड होता है, बस इसमें निश्चित या अनिश्चित काल का उल्लेख हो जाता है, बस बाकी कुछ नहीं है इसमें। हिंदी से इंग्लिश बनाने के नियम। अब तुम 10th क्लास में हो, 10th का सिलेबस है, 9th का भी ये 9th वाले ही बच्चे पढ़ते हैं, तो ये सब आना चाहिए था 9th 8th क्लास तक, तो ये सब कुछ आ जाना चाहिए था। और जो तुम लोगों को आता भी है, तो अब उसके आगे का पढ़ो, बहुत सरल है, इतना कठिन नहीं है ये सब, बहुत ईजी है, बस इसको समझना बस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो भी आता है सब इसमें वैलिड है, बस निश्चित या अनिश्चित काल का जिक्र हो जाता है ना, उसकी वजह से हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूस बोल देते हैं। दोनों को एक जैसे अगर करते तो कन्फ्यूजन होता कि क्या लगाएं क्या ना लगाएं, लेकिन इसको थोड़ा अलग से बना दिया गया है, कंटिन्यूस को और परफेक्ट कंटिन्यूस को, ताकि समझ में आ जाए। अब स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसमें 1-2 एग्जाम्पल समझाऊँगा, ज़्यादा नहीं। पॉजिटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, देखो उसमें भी वाज वर्ड लगता था, इसमें हेड लग जाएगा। हेड का मतलब सिंस या फॉर लग जाएगा इसमें, और कुछ नहीं। हेड प्लस बीइंग
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम जो भी रहेगा, फिर रिमेनिंग प्लस फुल स्टॉप। सेम नेगेटिव में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग प्लस फुल स्टॉप। समझ में आई बात। इंट्रोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस। देखो सिंस और फॉर को एफ या एस लिख देता हूँ क्योंकि जगह घेर रहा है, जगह नहीं बचेगा फिर। टाइम प्लस रिमेनिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मेकिंग वर्ड। ऐसे ही इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मेकिंग वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस रिमेनिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो इतना सब कुछ बहुत आसान है, पूरा का पूरा कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। बस इसमें एक चीज़ आ जाएगा, सिंस और फॉर वाला सिस्टम आ जाएगा। निश्चित या अनिश्चित समय का उपयोग अगर हम ले रहे हैं इसमें सेंटेंस में तो परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा, अदरवाइज ये कंटिन्यूस में ही रहता है ना। ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ा, एक वीडियो में तीनों सेंटेंस कवर, चारों सेंटेंस कवर, चारों टेंस, तब टाइप ऑफ टेंस। ओके, एक तो एग्जांपल समझा देता हूँ क्योंकि बाकी तो समझ में आ ही गया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और ये छोटा सा टेंस भी है, बड़ा टेंस नहीं है ना। सिंस फॉर कब लगाना है वो पहले ही बता चुका हूँ। अब सीधा सीधा एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल क्या हो गया, ट्रेन 10 घंटे लेट से चल रही थी। देखो इसमें क्या होता, ट्रेन लेट चल रही थी, अगर ऐसा बस लिखा होता तो वो पास्ट कंटिन्यूस का होता, लेकिन ट्रेन एक निश्चित समय से चल रही है लेट से, तो हम क्या करेंगे इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मान लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ट्रेन, तो दी ट्रेन। फिर क्या होगा, हैड, तो हैड लगा देंगे। फिर बीन हो जाएगा, बीन। फिर उसके बाद प्लस वर्ब क्या है, चलना ना, चलना वर्ब हो जाएगा इसमें। तो चलना क्या हो जाएगा, रनिंग। ट्रेन चलती नहीं है, ट्रेन दौड़ती है, तो रनिंग हो जाएगा। रन का दौड़ने का मतलब रन, और आईएनजी लगाने का नियम तो डबल हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो सिंस और फॉर लगाएंगे। तो 10 घंटे एक निश्चित टाइम नहीं है। 10 घंटे मतलब कौन सा 10 घंटा, हमको नहीं पता कौन सा 10 घंटा, सुबह का 10 घंटा या शाम का 10 घंटा नहीं पता, मतलब अनिश्चित समय है। और अनिश्चित समय में फॉर लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा फॉर, और यहाँ पे हो जाएगा 10 आवर, फॉर 10 आवर, और लगाएंगे फुल स्टॉप। द ट्रेन हैड बीन रनिंग फॉर 10 आवर
रनिंग लेट, अच्छा हाँ, ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो लेट है। रनिंग लेट फॉर 10 आवर। ओके, अब दूसरा एक एग्जांपल और लेते, इसका चारों सेंटेंस तुम बना लेना। इसमें क्या लिखा रहेगा, तुम पिछले 1 घंटे से एक ही काल पढ़ रहे हो। ये इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। एक ही काल क्यों पढ़ रहे हो, एक ही टेंस क्यों पढ़ रहे हो, ऐसे लिखते हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व क्यों कर पढ़ रहे हो, नहीं, तुम पिछले 1 घंटे से क्यों पढ़ रहे थे। पास्ट परफेक्ट के लिए थे लगाना ज़रूरी है, होम प्रेजेंट में आ जाएगा। तुम पिछले 1 घंटे से एक ही काल क्यों पढ़ रहे थे। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मेकिंग क्या हो जाएगा, क्यों, तो वाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे कैसे लिखा होता तो हाउ हो जाता, किस लिए होता तो फॉर विच हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पे लिखा है क्यों, तो वाई लगा देंगे। वाई हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, वाई हैड यू बीन स्टडी। पढ़ना का मतलब क्या होता है, रीड, पढ़ रहे थे मतलब रीड, READING। वाई हैड यू बीन रीडिंग, एक ही काल मतलब सेम टेंस, पिछले 1 घंटे से। अब पिछले 1 घंटे से को क्या बोल देंगे इंग्लिश में, 1 घंटे से अनिश्चित टाइम है तो हो जाएगा फॉर, सेम टेंस फॉर 1 आवर, लास्ट 1 आवर। ये रिमेनिंग में लास्ट 1 आवर आ जाएगा। टाइमिंग है ना। अब देखो समझो क्या क्या किया हूँ मैंने। लिखा है पहले इस वाले टेंस को पढ़ो, इस वाले टेंस को, इस वाले को, है ना। यहाँ क्या है, क्वेश्चन मेकिंग वर्ड वाई, फिर यहाँ पे हैड, तो ये हैड हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू, कौन पढ़ रहा है, तुम पढ़ रहे हो ना, तो तुम यू हो जाएगा। बीन है तो बीन आ जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड हो जाएगा। ING लगाएंगे तो ING लग जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, 1 घंटे से क्या पढ़ रहा है, सेम सेंटेंस पढ़ रहा है। सेम टेंस मतलब एक ही टेंस मतलब सेम टेंस। और फिर उसके बाद फार और सिंस में यहाँ अनिश्चित टाइम है तो फार लग जाएगा। फिर पिछले 1 घंटे से, तो पिछले 1 घंटे से मतलब लास्ट 1 आवर। इतनी सी बात है, समझ जाओ। और इसको चारों सेंटेंस अपने साथ प्रैक्टिस कर लो। अब मेरे ख्याल से तो पूरा बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। कोई कठिन बात नहीं है, सब बन जाएगा। जो समझ में ना आए मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। और पास्ट टेंस भी मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है, अब आएंगे फ्यूचर टेंस में, वो अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा फ्यूचर टेंस। लेकिन इसमें जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक तुमको कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का। तो बेसिकली ये है कि ये स्कूल जो होते हैं, स्कूल में उतना 7 घंटे तो बस जाना पड़ेगा। उसके बाद स्कूल में जो पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़ो, लेकिन ये वही चीज़ें जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया जाएगा, या हो सकता है पढ़ाया जा चुका हो, तो सेम चीज़ है। अगर स्कूल में पढ़ाया जा चुका है तो इसमें से रिवीजन हो जाएगा और बनता है तो बहुत अच्छी बात है। बस इतना ही है, चलो बाय।